लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, एल्बिस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी 1T का एक टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या ये कह लें कि सजीवों का 5 जगत वर्गीकरण। स्टूडेंट, इससे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले हम लोगों ने वायरस के बारे में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं और वायरस में हम लोगों ने एक विशेष प्रकार के वायरस की स्टडी की है, TMV वायरस, जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 5 जगत वर्गीकरण, जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, इस धरती के ऊपर सजीवों की अगर हम चर्चा करें, सजीवों की संख्या लगभग 10 लाख से ज्यादा पाई जाती है और जो सभी जीव हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से समानता रखते हैं। कुछ जीव एक दूसरे से समानता रखते हैं और एक दूसरे से असमानता भी रखते हैं। यदि हम बात करें समानता की, तो शारीरिक संरचना समानताओं का एक कारक हो सकती है। उनकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, छोटे हैं बड़े हैं, किस प्रकार का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, ये कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज के अंतर्गत इनको पढ़ा जाएगा और इनमें भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। तो जब सजीवों की संख्या 10 लाख है, तो वैज्ञानिकों ने इनकी स्टडी करने के लिए, शरीर संरचना को समझने के लिए, मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए, सभी प्रकार के सजीवों में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, हैबिटेट किस प्रकार का है, इन चीजों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने सजीवों का क्लासिफिकेशन किया। जब क्लासिफिकेशन की बारी आई, तो सबसे पहले साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ऐसे वैज्ञानिक थे। यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है, आपको नोट भी करना चाहिए कि साइंटिस्ट जो कैरोलस लीनियस थे, ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सभी जीवों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा, जिसे हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस साहब ने सभी प्रकार के जीवों को 2 वर्गों में बांटा। नंबर फर्स्ट था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। तो अल्टीमेटली पहला जो वर्ग था, उसमें सभी प्रकार के उन्होंने पादपों को शामिल किया और दूसरे वर्ग में उन्होंने सभी प्रकार के जंतुओं को शामिल किया। लेकिन यहाँ पर जो लीनियस साहब ने कमियां दिखाई, वो कमियां ये थी कि कुछ ऐसे भी जीवों को उन्होंने एनिमेलिया ग्रुप में शामिल कर दिया जो कि अल्टीमेटली एनिमल के कैरेक्टर्स नहीं रखते थे, या ये कह लें कि कुछ ऐसे जंतुओं को उन्होंने प्लांटी ग्रुप में, पादप ग्रुप में शामिल किया जो पादप के गुण नहीं रखते थे। सामान्य तौर पर पादपों के गुण क्या होते हैं, ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। पादपों के गुण होते हैं कि उनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। लेकिन कैरोलस लीनियस साहब ने ऐसे जीवों को भी प्लांटी ग्रुप में रखा जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, लाइक अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता नहीं होती, लेकिन कैरोलस लीनियस साहब ने उनको भी प्लांटी ग्रुप में रखा। आगे चलकर इसी कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक आए RH विटेकर, और उन्होंने कहीं ना कहीं विटेकर सिस्टम्स को प्रोवाइड किया, ये जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अल्टीमेटली RH विटेकर साहब वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सभी जीवों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा। नंबर पहला वर्ग था मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के अंतर्गत सामान्य तौर पर ऐसे जीवों को रखा गया जो काफी सरल थे, यूनिसेलुलर थे, एक कोशीय थे। उदाहरण दिए जा सकते हैं लाइक बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। दूसरा जो वर्ग उन्होंने लिया, दूसरा वर्ग था प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत उन्होंने कुछ विकसित जीवों को रखा जो सामान्य तौर पर उसके जो एग्जाम्पल्स निकल कर आते हैं, जैसे यूग्लिना अपने आप में एक उदाहरण बनता है जो कि प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल बनता है। सामान्य तौर पर यूग्लिन प्रोटिस्टा ग्रुप के अंतर्गत यूकैरियोटिक कोशिका को अपनाने वाले जीव थे, जिनकी कोशिकाएं तो यूकैरियोटिक थी, लेकिन इसके बावजूद वो काफी सरल थे। उदाहरण मैंने दिया है यूग्लिना। तीसरा जगत जो विटेकर साहब ने प्रोवाइड किया था, वो था जगत कवक या फंजाई ग्रुप। इसमें सामान्य तौर पर फंजाइज को या फफूंदों की स्टडी की जाती है,
जो कि विशेष तौर पर यूकैरियोटिक कोशिका के माध्यम से बनी होती हैं और परपोषी होती हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता नहीं पाई जाती। चौथा जो ग्रुप वेटकर साहब ने हमें दिया वो था प्लांटी ग्रुप। इसमें सभी प्रकार के पादपों की स्टडी की जाती है, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और अंतिम ग्रुप उन्होंने हमें सुझाया एनिमेलिया ग्रुप, जिसके अंतर्गत हम सभी जंतुओं की स्टडी करते हैं जो विशेष तौर पर यूकैरियोटिक कोशिका के माध्यम से बने होते हैं। एक चार्ट भी मैंने दे रखा है, इस डायग्राम के माध्यम से भी आप 5 जगत वर्गीकरण को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं मोनेरा जगत के विशेष प्रकार के लक्षण की ओर। कि मोनेरा जगत के अंतर्गत हम विशेष तौर पर सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया। मोनेरा जगत के प्राणियों को सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के माध्यम से बने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका कि एक्चुअली मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका के माध्यम से बना होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काफी रिज्ड होती है, कठोर होती है, और ये पॉलीसैकेराइड तथा अमाइनो एसिड्स के माध्यम से बनी होती है। मोनेरा जगत के जो मेंबर्स हैं या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के माध्यम से बनी सेल्स होती हैं, इनमें स्पेशली न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता। रिपीट कर रहा हूं मैं, मोनेरा जगत के हम लोग लक्षण लेकर चल रहे हैं। तीसरे नंबर का पॉइंट हमने पढ़ा कि मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनकी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इवन दैट इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं पाई जाती। स्पेशली अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कार्ड, वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स मोनेरा ग्रुप के मेंबर्स की सेल में नहीं पाए जाते। और इसीलिए बोला जाता है कि जो मोनेरा की सेल होती है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो कि स्पेशली मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से आप कुछ एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं कि मोनेरा में हम ट्रिप्नेसोमा जैसे जीवों की स्टडी करते हैं। यूबिना भी कहीं ना कहीं रखा गया है। पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो ये भी मोनेरा के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। कुछ मोनेरियंस के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि मोनेरा ग्रुप में और कौन से एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया का मैंने क्लासिफिकेशन दिखाया है। कि अगर हम सूक्ष्म जीवों की बात करें जो कि मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत रखे जा रहे हैं, सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया कई टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अगर हम स्फेरिकल बैक्टीरिया की बात करें जिसे हम कोकस के नाम से जानते हैं, डायग्रामेटिकली अगर आप समझना चाहें तो डायग्राम है कोकस का। बैक्टीरिया ऐसे जो कि रॉड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उन्हें हम बैसिलाई के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि विब्रियम की अगर हम बात करें, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कॉमा आकृति में उपस्थित होता है उसे हम विब्रियो के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, कोलेरा विब्रियो जो कि इंटेस्टाइन में इंफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका स्ट्रक्चर कॉमाकृति का होता है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका स्ट्रक्चर स्पाइरल होता है उसे हम स्पाइरलम के नाम से जानते हैं। जैसे ट्रिप्नेसोमा की अगर हम बात करें, गोनोरिया रोग को उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं ना कहीं स्पाइरल सेल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फाइलम की हम चर्चा करते हैं या नेक्स्ट ग्रुप की, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। जैसे कि पहले ही मैं बोल चुका हूं कि प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप था जिसमें यूकैरियोटिक सेल के माध्यम से बने जीवों को रखा गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सिंपलर थे, सरल थे। अल्टीमेटली यूकैरियोटिक कोशिका के माध्यम से तो जरूर बने थे, लेकिन फिर भी इनकी संरचना जो थी वो काफी सरल थी। सामान्य तौर पर प्रोटिस्टा फाइलम या प्रोटिस्टा ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, या परजीवी के फॉर्म में भी या पैरासाइटिक फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, लाइक यूग्लिना, ट्रिप्नेसोमा जो कि विशेष तौर पर नींद की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस की जो बीमारी होती है वो ट्रिप्नोसोमा के माध्यम से होती है। प्लाज्मोडियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा नाम है जो कि मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया नामक रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है और ये अल्टीमेटली प्रोटिस्टा ग्रुप का एक मेंबर है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या निकल कर आती है कि प्रोटिस्टा ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो यूकैरियोटिक्स के थ्रू तो बने होते हैं, लेकिन फिर भी वो काफी सिंपलर होते हैं।
तो आर.एच. विटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, उसका थर्ड जो फाइलम है, थर्ड ग्रुप है, जिसे हम फंजाई ग्रुप के नाम से जानते हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत हम विशेष तौर पर सभी प्रकार की फफूंदों की स्टडी करते हैं, फंजाई की स्टडी करते हैं। अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो अल्टीमेटली इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के माध्यम से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कुछ फंजाई पैरासाइटिक फॉर्म में भी पाई जाती हैं और सामान्य तौर पर सभी फफूंदे जो होती हैं, सभी फंजाई जो होती हैं, वो सेप्रोफाइटिक होती हैं, लाइक सड़े गले पदार्थों के माध्यम से अपना न्यूट्रिशन कैरी करने का काम करती है। इन्हें हम डीकंपोजर के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको डीकंपोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो फंजाई का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पाई जाती है, क्या उनका लाइफ साइकिल होता है, ये हम फंजाई ग्रुप के अंतर्गत पढ़ते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल्स लिए हैं, लाइक ईस्ट इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। ईस्ट के माध्यम से हम कहीं ना कहीं केक का निर्माण कर सकते हैं। पता है आप लोगों को, ईस्ट एक फफूंद है, इसकी स्टडी हम फंजाई ग्रुप के अंतर्गत करते हैं। ये इंग्लिश का पीपीटी है, अगर आप नोट बनाना चाहें तो इस पीपीटी के माध्यम से बना सकते हैं। नाउ दैट आर.एच. विटकर जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, उसमें 4th नंबर का ग्रुप है प्लांटी। तो ये वो वर्ग है, वो फाइलम है, वो ग्रुप है जिसके अंतर्गत विशेष तौर पर सभी प्रकार के पौधों को शामिल किया गया है। अब अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें कि एक्चुअली इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये यूकैरियोटिक कोशिका के माध्यम से बने होते हैं। 2 प्रकार के सेल्स होती हैं, आपको पता चल गया। मोनेरा एक ऐसा ग्रुप था जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल के माध्यम से बने मेंबर्स पाए जा रहे हैं, और प्लांटी एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंतर्गत यूकैरियोटिक या विकसित कोशिकाओं के माध्यम से इस ग्रुप के सदस्य बने हुए हैं। इस ग्रुप का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि सभी मेंबर्स फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है, प्रकाश संश्लेषण करने का गुण इनके अंदर पाया जाता है। नाउ दैट नेक्स्ट पॉइंट की ओर चले हम लोग। इसमें सेल वॉल पाई जा रही है, रिज्ड सेल वॉल होती है। इनमें टोनोप्लास्ट झिल्ली से घिरी हुई एक रिक्तिका एंड न्यूक्लियस पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्लांटी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं इनकी सेल के अंदर एक डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये पौधों के लिए भोजन को स्टार्च और लिपिड के रूप में संचय करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लांटी ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो मेंबर्स होते हैं, जो जीव हैं, उनके अंदर फूड को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, और जो फूड होता है उसको स्टार्च के रूप में इकट्ठा करके ये रखते हैं। सामान्य तौर पर प्लांटी ग्रुप के मेंबर्स की सेल के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी को इंग्लिश में हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। 2 प्रकार के जीव कैटेगरी वाइज हम लोग अगर न्यूट्रिशन के आधार पे देखें तो पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन दैट स्वपोषी, जिसके अंतर्गत केवल प्लांट आते हैं, और बाकी सभी जीव जो कि प्लांट के ऊपर न्यूट्रिशनली बेस्ड निर्भर रहते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। शाखाओं के कारण इनका आकार अनिश्चित होता है। सो प्लांटी का कोई शेप एंड साइज हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये इनका स्ट्रक्चर काफी वेरी करता है। एंड द लास्ट जो ग्रुप है हमारा एनिमेलिया ग्रुप, जिसे हम जंतु जगत के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं वो स्पेशली यूकैरियोटिक सेल के माध्यम से बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिंपलर जीव जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल के माध्यम से होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो विकसित जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के माध्यम से बने होते हैं, जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। स्पेशली एनिमल्स ग्रुप के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सब के सब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए निर्भर होते हैं। जो एनिमल्स ग्रुप है इनकी वृद्धि सीमित होती है, एक निश्चित शेप एंड साइज होता है। जंतुओं में प्रायः एक निश्चित आकार व रूप पाया जाता है, और ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं
वो मोबाइल कंडीशन में पाए जाते हैं, लाइक में चलायमान लोकोमोशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जबकि अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्थायी होते हैं, अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। सो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। 5 किंगडम से पहले 2 किंगडम आया था जो कि साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था, और उन्होंने ही हमें कहीं ना कहीं जानकारी दी थी कि एक्चुअली अगर हमें एनिमल्स के कैरेक्टर्स की स्टडी करनी है, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन जैसी प्रॉपर्टीज को अगर हमें पढ़ना है तो हमें जंतुओं को क्लासिफाई करना पड़ेगा। 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन के बाद 5 जगत वर्गीकरण आया जो कि R.H. वुडकर साहब ने दिया, जिसमें उन्होंने 5 जगत बताए: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सो आज के लिए इतना काफी है। हम दोबारा मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।